नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों आज हम गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत का इतिहास। इसके बाद ये प्राचीन भारत का इतिहास ख़त्म हो जाएगा, मध्यकालीन भारत शुरू होगा। अब देखिए, ये जो अजंता है ये आपस में रिलेटेड है। इसका और इसका दोनों रिलेटेड है, मतलब अजंता की गुफाएँ गुप्त काल में बनी। एलोरा ऐसे ही है, एलोरा का रा और राष्ट्रकूट का रा ये दोनों आपस में रिलेटेड है। एलोरा की अधिकांश गुफाएं जो राष्ट्रकूट काल में बनी है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि गुप्त काल में अजंता की अधिकांश गुफाएं बनी और एलोरा की अधिकांश गुफाएं राष्ट्रकूट काल में बनी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कुछ मैंने इसको टिक लगाया है, मतलब ये चार जो वंश हैं ये मेन गुप्तोत्तर काल के मुख्य वंश है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले वर्धन वंश पढ़ेंगे। इसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इसका सबसे मुख्य राजा था हर्षवर्धन। ये मैंने टिक लगा दिया है, जो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर्ष के समकालीन शासक, ये उसका जीवन के काल में जो घटना हुआ उसके बारे में दिया गया है। देखिए, हर्ष के जीवन की सबसे प्रमुख घटना जो थी वो था इसका दक्षिण भारत का जब अभियान हुआ तो ये क्या किया कि दक्षिण भारत की ओर जब जा रहा था और वहाँ पे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हरा दिया। यही इसके जीवन की मुख्य घटना थी। ठीक है, और ये युद्ध बहुत फेमस भी है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। और इसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। उसकी राजधानी कर्नाटक थी, बीजापुर जिले के बादामी में थी। एक और शासक शशांक, ये वहाँ बंगाल का शासक था और ये बहुत कट्टर था। इसने बोधि वृक्ष कटवा दिया था। मैंने बताया भी था कि बोधि वृक्ष कटवा दिया था, तो फिर जो दक्षिण भारत में अशोक के द्वारा जो पौधा भेजा गया था उसका एक शाखा लाकर बोधगया में लगवाया गया। आज ये उसी का वृक्ष है, वो पाँचवीं पीढ़ी का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हेन त्सांग इसके जो शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण चीनी यात्री था। वह इसके काल में भारत आया, नालंदा बौद्ध विहार में पढ़ने के लिए आया था। बौद्ध ग्रंथ बहुत सारा एकत्रित किया और भारत से अपने साथ भी ले गया। ठीक है, हेन त्सांग ने शूद्रों को कृषक कहा था। ये सब सारा पॉइंट पढ़ लेना। ठीक है, हिरण्य जिसको नगद कर दिया। जो मैंने पॉइंट टिक लगाया है उसको आप लोग थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। ठीक है, साहित्य में क्या क्या हुआ उसके बारे में देखिए। तो हम लोग पढ़ते थे कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक की रचना की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। मैंने बताया भी था कि इसने कहा जाता है कि इसने स्वयं नहीं लिखा था, किसी से लिखवाया था, लेकिन अभी हम लोग यही मान के चलेंगे कि इसने स्वयं लिखा था। ठीक है, उसके बाद बाण भट्ट जो था इसका दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी। हर्षचरित हर्षवर्धन के जीवनी लिखा है, वही है हर्षचरित। बाण भट्ट ने लिखा है हर्षचरित। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रयाग में महामोक्ष परिषद की ये हर साल आयोजित करवाता था। ये क्या था? प्रयाग जो है इलाहाबाद, हर 5वें साल में वहाँ पे एक परिषद का आयोजन करवाता था। इसमें क्या करता था, 3 दिन तक पूजा होता था। पहला दिन बुध का पूजा होता था, दूसरे दिन सूर्य का पूजा होता था और तीसरे दिन शिव का पूजा होता था। ठीक है, और चौथा दिन दान दिया जाता था। कहा जाता है कि इस पूरे साल भर में जितना भी उसको आय होता था वो सारा अपना संपत्ति ये दान कर देता था हर एक 5वें साल। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और जो हेनत्सांग था वो छठे परिषद में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, हर एक 5वें साल में 5 वर्ष बाद आयोजित किया जाता था। छठा में हेनत्सांग सम्मिलित हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि छठा जो महामोक्ष परिषद है वो हेनत्सांग के सम्मान में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हर्ष का प्रशासन कैसा था इसके बारे में दिया गया है। ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण सवाल आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। सिर्फ ये वाला थोड़ा थोड़ा देखना है, ज़्यादा नहीं। चाट और भाट और दंड पाशनिक, ये सिर्फ इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, नालंदा महाविहार, नालंदा की स्थापना गुप्त शासकों ने की थी, कुमारगुप्त ने करवाई थी। महायान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। महायान मतलब क्या? महायान मतलब जिसमें मूर्ति पूजा होता है। ठीक है, उसमें हीनयान जिसमें महात्मा बुद्ध को मूर्ति के रूप में नहीं पूजा जाता है उसको हीनयान, वो शाखा हीनयान है। ठीक है, हर्षवर्धन के समय जो नालंदा था उसके कुलपति या आचार्य शीलभद्र थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, इसको आपको नहीं याद रखना है। अब देखिए दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास जो है उसमें कुछ मुख्य बातें आपको मैं बताता हूँ। देखिए, हम जानते हैं कि पाषाण काल भारत में शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे जगह पाषाण काल एक साथ शुरू हुआ था। नहीं, पाषाण काल कहीं पहले शुरू हुआ, कहीं बाद में शुरू हुआ। तो दक्षिण भारत में पाषाण काल बाद में शुरू हुआ और उत्तर भारत में पहले शुरू हुआ। तो ये आप देखिए यहाँ पे
कुछ मतलब यहाँ के पाषाण काल में क्या हुआ था कि कुछ इसकी विशेषताएं थी जिसको महापाषाणिक या मेगालिथिक कहा गया। होता क्या था कि जब भी कोई मरता था तो उनके कब्र के ऊपर ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े टुकड़ों से उसको घेर देते थे और उस जिससे ना एक पत्थर का ढेर बन जाता था। उसी को कहा गया महापाषाणिक या मेगालिथिक, ठीक है। ये इसको महापाषाण भी कहा जाता है। और जो कब्र में दफनाए जाते थे उसमें ये लोग मृदभांड दफनाते थे। लोहे की वस्तुएं भी मिली हैं। काला और लाल मृदभांड अधिक प्रचलित था, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा इस दक्षिण भारत के कुछ मुख्य वंश हैं जो वहाँ शासक के रूप में हुए, उसके बारे में पढ़ लेंगे। पल्लव वंश, ठीक है। तो ये द्रविड़ कला के समर्थक पोषक थे, तो ये द्रविड़ हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ द्रविड़ लिख दिया है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पल्लव वंश ने द्रविड़ से स्थापत्य कला को प्रोत्साहित किया, ठीक है। पल्लव का अर्थ है लता, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, पॉइंट मैंने टिक लगा दिया है। इसका संस्थापक कौन था, तो बपदेव इसका संस्थापक था। अंतिम शासक कौन था ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ पुस्तकें हैं, मैंने तीर मारा हुआ है, देखिए जो जिसपे पिन लगा हुआ है आप समझिए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिसपे पिन लगा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, पर ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान देखिए, म से महेंद्र वर्मन और म से मत विलास प्रसन्न, ये क्वेश्चन मिलाने में दिया हुआ था बिहार दरोगा में, तो इसलिए थोड़ा सा सुमेलित करने वाले में पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। न्यूमरोलॉजी फॉलो करते रहिए, आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए मंडपशाली, म से मंडपशाली, म से महेंद्र शैली और महेंद्र वर्मन इसका जनक भी था, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा याद करेंगे। नरसिंह वर्मन महान पल्लव शासक था जिसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बरदामी पर अधिकार कर लिया। मतलब क्या हुआ कि पुलकेशिन द्वितीय जो था उसने किसको हराया, हर्षवर्धन को हराया। और पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराया, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में दिया गया है, इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है कांची का कैलाश मंदिर, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए क से कांची, क से कैलाश मंदिर, आप याद रखिएगा। ये कौन बनाया था, नरसिंह वर्मन, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए 2 बार क आया है, 2 बार क आएगा तो द्वितीय होगा, ठीक है। एक चीज़ और है, एक और मंदिर है उसके बारे में आगे बताऊंगा, उसमें एक और कैलाश मंदिर है जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, तो वो दूसरा कोई बनाया था, तो इसलिए वो उसमें 2 बार क नहीं आएगा, इसलिए उसमें प्रथम होता है, ठीक है। इसमें 2 बार आया है इसलिए नरसिंह वर्मन द्वितीय, क्योंकि नरसिंह वर्मन प्रथम भी है द्वितीय भी है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आप ना इसका वास्तुकला में पल्लवों का योगदान जो है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए महेंद्र शैली या मंडप शैली, ठीक है। इसका उदाहरण कौन कौन सा मंदिर ये दिया हुआ है, नरसिंह शैली या महामल शैली, इसमें कौन कौन सा मंदिर है ये उसका उदाहरण दिया गया है, ठीक है। अब देखिए राज सिंह शैली, ये इस शैली में कौन कौन इसका प्रयोग किया था, उसमें कौन कौन मंदिर बना हुआ दिया। नंदी वर्मन शैली, ये कौन सा मंदिर बना हुआ, सिर्फ एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए संगम काल, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है हमको, ठीक है। देखिए पहला संगम कहाँ हुआ, स्थान हम याद रखेंगे, पहला दूसरा तीसरा का, ठीक है। कौन इसके अध्यक्ष थे उसको याद रखेंगे, और मुख्य ग्रंथ कौन कौन सा था ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मुख्य ग्रंथ नहीं भी याद रहता है तो कम से कम ये वाला 1 2 3 मतलब क्रम, स्थान और अध्यक्ष, ये याद रखेंगे, ठीक है। आप ये याद कीजिए, ये याद कीजिए, ये याद कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संगम साहित्य का में क्या क्या हुआ ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए तमिल प्रदेश में 3 राज्यों को चोल चेर पांडे का विवरण प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि संगम वंश का संरक्षण किसने दिया, तो पल्लवों ने दिया था, ठीक है। सॉरी पल्लवों ने कहा, सॉरी मैं भूल गया था थोड़ा कि इसको किसने संरक्षण दिया था, यहाँ दिया होगा, पांडे राजा थे, 197 पांडे राजा थे, ठीक है। पांडे राजा ने संरक्षण दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। चालुक्य वंश में इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी का राजा जो था पुलकेशिन द्वितीय वही हराया था हर्षवर्धन को, ठीक है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पुलकेशिन प्रथम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसका स्थापना जो किया था जय सिंह वो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा,
ठीक है। चालुक्यों का योगदान, तो चालुक्यों ने बेसर शैली को का जन्म दिया, मतलब बेसर शैली की स्थापना की। तो बेसर शैली किसको कहा जाता है? देखिए, हम जानते हैं कि 3 प्रकार की शैली होता है, जिसमें एक शैली है द्रविड़, दूसरा है नागर और तीसरा है बेसर। तो द्रविड़ और नागर मिल के बेसर बनता है, मतलब दोनों का मिक्सचर जो है वो बेसर शैली है, ठीक है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में है, नागर शैली उत्तर भारत में है, और बीच में जो है विंध्याचल पर्वत जो बांटता है उसके बीच में, मतलब दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच का जो पार्ट है जहाँ विंध्याचल पर्वत है वहाँ पे बेसर शैली चलता है, ठीक है। तो बेसर शैली क्या है? दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। अब देखिए बेंगू का चालुक्य, इसमें क्या याद करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पॉइंट याद करना है। कल्याणी के चालुक्य में भी फर्स्ट पॉइंट याद करना है, और ये वाला थोड़ा याद करना है, ठीक है। विक्रमदेव चरित्र के लेखक कौन थे? बिलान, वह से विक्रमदेव, वह से बिलान, ठीक है। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बुक का नाम थोड़ा याद रखना ही है, क्योंकि बुक का नाम हो सकता है पूछता है, और कभी ना कभी आपको मिलेगा ही, पीटी में, मेंस में, कहीं ना कहीं सब जगह मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। मिताक्षरा, देखिए मिताक्षरा नाम से नहीं लगता है कि ये विधि ग्रंथ है, लेकिन है ये विधि ग्रंथ, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार पूछा था मिताक्षरा किस चीज़ से या किस विषय वस्तु से संबंधित है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये यहाँ पे हमारा दक्षिण भारत का इतिहास समाप्त हो गया। इसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, मतलब ये आप गुप्तोत्तर काल पढ़ लीजिए, गुप्तोत्तर काल पढ़ लीजिए पूरा। उसके बाद संगम काल जो हमने अभी पढ़ाया उसको पढ़ लीजिए। देखिए मैं बेसिकली पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है, और ये मेरा जो पीडीएफ है इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप अपने ही बुक में लिख लीजिए। कोई आपको चीज़ नया लूसेंट वगैरह या किसी भी बुक से मिलता है तो उसको यहाँ पे या इस किनारे पे आप सब नोट करते जाइए, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना। उसके बाद आपको लूसेंट का MCQ लगा लेना है, ठीक। देखिए अब आज थोड़ा सा कम पढ़ाया है मैंने, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आज आप पूरा एंशिएंट कंप्लीट कीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद इसका MCQ लगाइए, उसके बाद MCQ लगा लीजिए, ठीक है। MCQ लगा के ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद इसका पॉइंटर उठाइए। पॉइंटर कौन? घटना चक्र वाला, घटना चक्र का पॉइंटर उठाइए, उसको भी पूरा प्राचीन, उसमें भी उसका भी प्राचीन पूरा कंप्लीट कीजिए। MCQ प्राचीन का इसका भी कंप्लीट कीजिए, और आपको टाइम भी मिल जाएगा। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा, आज होमवर्क ज़्यादा नहीं है इसलिए आपको पूरा टाइम मिलेगा। कल आपको पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं मध्यकालीन भारत शुरू करूँगा, ठीक है। मध्यकालीन भारत हम शुरू करेंगे कल से, इसलिए आज आप लोग प्राचीन को समाप्त कीजिए। प्राचीन भारत के इतिहास को समाप्त करके इसका सारा MCQ वगैरह सब लगा लीजिए, ये ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी हम लोग एंशिएंट पढ़ रहे हैं, मतलब अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग पॉलिटी शुरू करेंगे, पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जियोग्राफी शुरू करेंगे, उसके बाद फिर साइंस शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद साइंस शुरू करेंगे। तो हमारा लगभग ये 4 चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि लूसेंट MCQ आपको मैं लगवाऊँ पर डे कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं कि टाइम निकाल के ये भी आपको करवा दूँ, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर लूसेंट MCQ भी थोड़ा करवाइए, ठीक है। और एक चीज़ और, ये पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि लूसेंट उठाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कर रहे थे कि सर लूसेंट GS के बारे में बताइए। तो लूसेंट GS भी मेरा बुक है, ऐसा ही PDF है, उसमें भी मैंने बहुत सारा ट्रिक वगैरह बनाया है। तो मैं आपको उसका भी PDF प्रोवाइड कराऊंगा, और उसमें क्या करना है ऐसे ही वीडियो मैं बना दूंगा, उसका भी
आप उसमें से क्या करना कि जो चीज़ क्राउन में नहीं दिया हुआ है आप उसको लूसेंट से क्राउन में ही लिख देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको 2 किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद एक ही किताब आपका पूरा क्राउन में जो होगा, क्राउन जो आपका बुक हो जाएगा वो लूसेंट उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल फैक्ट तो दिया हुआ है, जैसे नरसिंह वर्मा के बारे में दिया ही होगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होगा जो लूसेंट में होगा तो उसको हम थोड़ा सा लिख देंगे, लगेगा जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे हम लोग लूसेंट का MCQ जो है लगा ही रहे हैं, तो उससे हमारा लूसेंट जो GS है उस बुक का 90% पार्ट कवर हो जाता है, ठीक। 10% है तो उसको हम घटना चक्र वगैरह पढ़ रहे हैं उससे कवर हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। आगे भी मैं कुछ और बुक बताऊंगा, जैसे SPD वगैरह पढ़ना है तो उसके बारे में बताऊंगा कि कौन SPD में क्या पढ़ना है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सब SPD वगैरह नहीं पढ़ना है। अभी सिर्फ आपको यही बुक पढ़ना है, क्राउन, उसके बाद लूसेंट MCQ, उसके बाद पॉइंटर कौन, घटना चक्र वाला, ठीक है। ये पढ़ना है घटना चक्र वाला, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ये पहले समाप्त कीजिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप कल तक पूरा प्राचीन भारत समाप्त करके रेडी कर लीजिए। इससे क्या होगा, देखिए अगर आप एक दिन वीडियो मिस करोगे ना तो आपका क्या होगा कि वो जमा होता जाएगा, फिर 2 दिन का वीडियो हो जाएगा, 2 दिन का चैप्टर हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि सर ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैं संडे को ना ऑफ रखूँगा, जिससे क्या होगा कि आप ना संडे को मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा या कोई वीडियो इससे रिलेटेड नहीं दूंगा मैं, मतलब क्राउन पढ़ाने से रिलेटेड नहीं दूंगा, जिससे क्या करना आप संडे को जो आपका पीछे छूटा हुआ है उसको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उसको कंप्लीट कर लेना। और आगे जो अब मध्यकालीन भारत शुरू होगा उसमें मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सल्तनत काल में भी बहुत लिमिटेड चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, थोड़ा सा मुग़ल काल में ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि मुग़ल काल से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सल्तनत और मुग़ल में वही चीज़ पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ज़्यादा हम कचड़ा बटोरने का कोशिश नहीं करेंगे। मेरा लक्ष्य यही होता है कि हम अपने दिमाग में कोई भी ना ऐसा मतलब फैक्ट ना एकत्रित करें कि जो बिना काम का है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मिल रहा है सो जमा करते जा रहे हैं, और इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि आपके दिमाग में इतना सारा आलतू फालतू फैक्ट जमा हो गया कि आप उसको मतलब आपका दिमाग मैनेज नहीं कर पाएगा, और जब एग्ज़ाम होगा तो वो सही फैक्ट निकाल के नहीं देगा, ठीक है। इसलिए चलिए दोस्तों, अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है और रात के बहुत 1 बज चुके हैं, तो इसलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। हम उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग सब कोई अपना होमवर्क कंप्लीट करके कल रेडी होके आओगे, ताकि मैं कल रात को जो वीडियो डालूंगा, मतलब जो आपको परसों मॉर्निंग में मिलेगा, उसमें आप फिर से मध्यकालीन भारत शुरू करके अच्छे तरीके से रेडी करोगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।